हेलो यूट्यूब। तो ये वीडियो का टाइटल मैंने सोर्सेस या बुक लिस्ट या ये सब नहीं रखा है। मैंने इस वीडियो का टाइटल डिमांड रखा है। हम यहाँ पे डिमांड का बात करने वाले हैं। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे प्रीलिम्स या फिर मेंस एग्जाम का आपको बुक लिस्ट बताया जाता है, आपको सोर्सेस बताया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटी के लिए हमें लक्ष्मीकांत पढ़ना है या इकोनॉमी के लिए हमें कोई टीचर को फॉलो करना है या ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज पढ़नी है, पीवाईक्यू करनी है। आपको ये बात हर जगह मिलता है। बट आपको नहीं लगता कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम जो यूपीएससी ने डिजाइन किया है कि कभी हमें 10 मिनट निकाल के, हम जब इतना बड़ा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 10 मिनट निकाल के कभी यूपीएससी का माइंडसेट भी समझते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स को ऐसे क्यों रखा है, मेंस को ऐसे क्यों रखा है, इसका डिजाइन क्यों बना है ऐसे। तो आज हम इसी चीज का बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स का सबसे पहले अगर शुरू करें तो मैं आपको सबसे पहले एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, उनको सब कुछ आता है ऑलमोस्ट। आप उनको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक रैंडमली उठा के पूछोगे, वो बिना रिवीजन का बता सकते हैं, ठीक है। उनके मॉक्स में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे, बट स्टिल उन्होंने, मतलब प्रीलिम्स उनसे नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इसमें कोई गलत या सही बात नहीं है, इसमें कोई शर्म का भी बात नहीं है, कोई सुख दुख का बात नहीं है। इसको इतना मतलब ग्रेटर देन द सोल मत बना दो इस चीज को, ठीक है। जस्ट नहीं हुआ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगले साल देना है तो देना है, वरना कुछ और करना है, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। बट मेरे और एक फ्रेंड है अंसज, जिसका तो मैंने नाम बता ही रखा है, मैंने वीडियो भी बना रखा है उसके बारे में। तो अंसज का नवंबर में अंसज ने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, मेरे साथ स्टार्ट किया। मैंने तो चलो स्किप किया, बट अंसज ने नवंबर से स्टार्ट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल लिया। कैसे? इवन टॉपर्स भी ये चीज नहीं कर पाते। बहुत सारे आपने टॉपर्स देखे होंगे, यूपीएससी ने खुद डेटा पब्लिश किया कि मैक्सिमम टॉपर्स या फिर 0.3% ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स होता है, ठीक है। चलो 1% ले लो कि जिनका 1% लोग है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स होता है। तो आप समझ रहे हो कि कुछ तो ऐसा बात है कि जो कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे, जो लोग कुछ टाइम बाद समझ रहे हैं। तो हमें कुछ टाइम बाद क्यों समझना है? मतलब मैं भी ये चीज कुछ टाइम बाद समझ रहा हूँ, बट आपको अगर अभी कोई समझा दिया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? तो वो बात ये है कि वो है अनसर्टेनिटी। नाउ एक बात मैं अभी से डिस्क्लेमर एक देना चाहता हूँ कि इस साल जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स का पेपर बनाया है या फिर the kind of paper they are designing lately, I am not at all supporting that. Those papers, those kind of questions are neither desirable not acceptable. But हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपना व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर ये एग्जाम देना है, आपको इस एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग चलना होगा। यूपीएससी अगर आपको देना है तो यूपीएससी जैसा पेपर बनाएगा वैसा ही हमें करना होगा, अनटिल एंड अनलेस ये चेंज हो जाए, ठीक है। बट अगर चेंज हो भी जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आपको ही ले लिया जाएगा, कोई और आपसे डिजर्विंग रहेगा तो वही लेगा, उसी को लिया जाएगा, राइट, उसका ही होगा। तो अब एक बात समझने का ट्राई करो कि ये जो एग्जाम का डिजाइन किया गया है ना, तो आप पहले दो जॉब के बारे में एक डिफरेंस समझो कि एक तरफ एक इंजीनियर है, ठीक है, और एक तरफ एक आईएएस ऑफिसर है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेगा कुछ टाइम में। आप एक बार ये बात सोच के देखो कि इस इंजीनियर में अगर कुछ 10-15 फॉल्ट्स रह गया उसके मतलब काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज, ठीक है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं बट उनमें दो चार चीजें हैं जो कि नेगेटिव है, ठीक है, जो कि लिमिटेशंस है उनके कैरेक्टर का। तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या कंट्री का? आप बताओ। ये इंजीनियर जो है, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग दैट इंजीनियर एट ऑल, बट वो इंजीनियर को एक कंपनी में जॉब मिलेगा, जिस कंपनी के अंडर एक प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर 100 इंजीनियर्स काम करेंगे एंड उस 100 इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर ऐसा होगा जिनमें कुछ फ्लॉज होंगी। तो आपको लगता है वो कंट्री को अफेक्ट करेगा कुछ लार्ज स्केल में? आई डोंट थिंक कि वो बहुत लार्ज स्केल पे कुछ इफेक्ट करेगा। बट अगर हम एक ऐसा आईएएस ऑफिसर चूज कर लेते हैं जो कि पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं बट उनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं वो चीजें मिसिंग है, तो आपको पता है वो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो उसके अंदर एटलीस्ट अराउंड अराउंड 10 लाख लोगों का लाइफ उन पे डिपेंड होगा। तो हम ये रिस्क ही नहीं ले सकते हैं कि वो इंसान सिर्फ पढ़ाई में एक्सपर्ट हो। तो हम इनिशियल प्रिपरेशन में ये चीज बहुत गलती करते हैं कि हम अपना पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई में डाल देते हैं, पढ़ाई के बाहर एक बार झांक के भी नहीं देखते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो माई पॉइंट इज कि ये प्रीलिम्स एग्जाम को बनाया गया है अनसर्टेनिटी, इसीलिए बनाया जा रहा है इसको कि यूपीएससी वांट्स अ पर्सन, अ कैंडिडेट जो कि अनसर्टेनिटी से डील कर सके। एक इंसान जिसने अपना इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, एक रूम में बंद हो गए, उसने अपना लव लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया है, उसने अपना फ्रेंडशिप सेक्रीफाइस कर दिया है इस एग्जाम के लिए, और फिर 2 घंटे का उसको पेपर देने मिलता है साल में एक बार, और वहां जाके वो देखता है कि 50 से 60 क्वेश्चन तो मैंने कभी सुने भी नहीं है।
तो इस मोमेंट में वो इंसान के दिमाग में क्या चलता है, या ये चलता है कि भाई अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो पूरा लाइफ खराब हो गया, मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है इस पे, ये एक साल वेस्ट हो गया, या फिर वो इंसान अपने आप को काम रख पाता है और ये सोच पाता है कि भाई मेरे जितने भी कंपिटिटर्स हैं इस रूम में, एटलीस्ट जितने भी कंपिटिटर्स हैं, इनसे तो मैं बेयर मिनिमम इतना तो मैं पढ़ ही रखा हूं, अब इसके बाद भी जो भी होगा रिजल्ट इसका सबका, मतलब मेरा तो कम से कम हो ही रहा है। अगर ये चीज आप खुद को बता सको कि भाई मेरा तो हो रहा है, ठीक है, पेपर कैसा भी आए मैंने तो अपना बेस्ट प्रिपरेशन कर रखा है, वो जो कामनेस होगा ना, दैट विल बी मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन कवरिंग टू मोर सोर्सेस ऑफ पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी। आप समझ रहे हो, आप खुद को ट्रेन करो। अभी अगर आपको 2027 का अटेम्प्ट देना है, आपके पास लगभग एक साल है, आप एक साल में आप माइंडसेट को मेडिटेशन करके, वर्कआउट करके ऐसा खुद को बनाओ कि आपको अनसर्टेनिटी से फर्क पड़ना बंद हो जाए, ताकि आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक अनसर्टेनिटी आती है आप उससे स्ट्रेस में नहीं आते हो, क्योंकि वी कांट टेक द रिस्क ऑफ सिलेक्टिंग समवन जो कि पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, बट जब उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक प्रॉब्लम आ जाए तो उनका हालत खराब हो जाए। समझ रहे हो, दो बहुत अलग अलग स्किल है, पढ़ाई में अच्छा होना एंड एक डिस्ट्रिक्ट को संभालना और आगे जाके एक सेक्रेटरी होना। तो यूपीएससी हैज टू मेक श्योर कि वो एक अनसर्टेनिटी से डील करने वाला इंसान ले, और ये करने के चक्कर में कभी कभी बहुत तुक्केबाज भी आ जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका फिर जाके मेंस नहीं होगा, बट इट इज बाउंड टू हैपन एनीवे, कि अगर 12,000 लोगों का प्रीलिम्स होगा तो मेंस के बाद इंटरव्यू में तो 3 से 4 हजार ही लोग जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि जो तुक्का मार के प्रीलिम से मेंस में चले गए उनका उनका मेंस भी हो जाएगा तुक्का मार के, ऐसा तो होगा नहीं, तो वो ऐसे भी इवन ऑड इवन आउट हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो अगर हमारा मेंस का प्रिपरेशन स्ट्रांग है, कि आपको अगर लगता है कि हाँ भाई मेरा अगर प्रीलिम्स हो जाता है मैं मेंस में तो फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी, तो आप मेक श्योर करो ना कि आप अनसर्टेनिटी से डील कर पाओ, चाहे वो जीएस में हो या सीसैट में हो। अगर जीएस डिफिकल्ट आ गया तो यू आर बाउंड टू फ्लंक इन सीसैट, अगर आपको आता भी होगा। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इस बार जीएस हो जाता अगर उनका बस सीसैट हो जाता, और सीसैट उनका इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जीएस नहीं हुआ। तो इंटरलिंक्ड है ना भाई, कि मैं सुबह 2 घंटा एक ऐसा अनसर्टेन पेपर देके निकलूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं सीसैट में थोड़ा नर्वस रहूंगा, तो वो चीज अगर मैं सॉर्ट कर पाऊँ एक साल में तो मेरा सॉर्ट हो गया ना ये वाला स्टेज। एंड उसके बाद भी अगर नहीं होता तो हम इससे और बेटर ही करेंगे ना अगले साल, बट ये एक बेयर मिनिमम है कि हम बस सोर्सेस, मॉक्स, पीवाईक्यूज ये सब पे ना ध्यान दे, ये सब के साथ साथ हम इस पे भी ध्यान दे कि भाई ये एग्जाम यूपीएससी डिमांड क्यों कर रहा है, ये स्टेज को ऐसे डिजाइन क्यों किया गया है। उसके बाद मेंस में आते हैं। अभी मैं पर्सनली मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेंस का प्रिपरेशन का दो फैक्टर मुझे टॉपर से पता चला, एक हो गया कंटेंट, एक हो गया आंसर राइटिंग। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कंटेंट अगर आ गया तो आंसर तो लिख ही लेंगे, आंसर लिखने में ऐसा क्या है। उन लोगों ने कभी आंसर राइटिंग किया नहीं, एक बार करके देखो फिर पता चलेगा कि आपको कितना भी कंटेंट आता हो, आंसर राइटिंग इज ए डिफरेंट चैलेंज। कुछ लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि आंसर राइटिंग डे वन से शुरू कर देते हैं, कंटेंट तो देखा जाएगा, बस आंसर लिखना है लिखना है लिखना है। तो वो लोग भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि कोई सामने वाला टॉपर कितना अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके कितना अच्छा कंटेंट लिख रहा है। तो स्पेक्ट्रम के दोनों ही साइड में आपको मतलब नेगेटिविटी ही मिलेगी, आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या जरूरत है कि एक तो हम कंटेंट बिल्ड करें और एक आंसर राइटिंग बिल्ड करें। नाउ आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि जितने भी आप टॉपर्स देखोगे ना, तो उन टॉपर्स की अगर कॉपी देखोगे आप, तो उन टॉपर्स ने जो लिखे हैं आंसर, बहुत अच्छा आंसर लिखे हैं, उनको बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, एंड दे लुक वेरी इंटेलेक्ट। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीनिया अरोरा मैम, ठीक है, एकांश धुल सर, आपने इस साल के टॉपर से ही है। आप देखोगे वो लोग जब बात भी करते हैं ना, वो कोई पॉडकास्ट में है या फिर कोई कोचिंग के इंटरव्यू में गए हुए हैं, दे टॉक सो कॉन्फिडेंटली एंड दे साउंड सो इंटेलेक्चुअल। दैट इज नॉट बिकॉज कि उन्होंने एक आंसर राइटिंग का क्रैश कोर्स कर लिया है 10 मिनट का। हमें ये लगता है कि हम अगर 10 मिनट्स का एक क्रैश कोर्स कर ले या फिर 10 मंथ्स का एक क्रैश कोर्स कर ले, ठीक है, तो हमारा आंसर राइटिंग हो जाएगा। ऐसे तो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, आंसर राइटिंग इज नॉट जस्ट अ स्किल। ठीक है, आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग टू मी इज अ पर्सनैलिटी। ठीक है, कि आप डेली लाइफ में क्या सोचते हो, कैसे अपने थॉट्स को प्रोसेस करते हो। आपको मान लो आपको एक दोस्त से बात करना है, आपको एक पॉइंट बताना है अपने दोस्त को कि मुझे ए बी सी डी पॉइंट बताना है अपने दोस्त को। एक इंसान इसको बताने में 3 मिनट लगा देगा और एक इंसान इसको 30 सेकंड में बता देगा, सब कुछ कंसाइज करके। ठीक है, तो दो बहुत अलग अलग
पर्सनैलिटी है, ये आप 10 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 10 मिनट के वीडियोस या कोर्सेज देख के नहीं सीख सकते हो। आपको एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं अपने बात को कंसाइजली सामने वाले के पास रखूं विदाउट मिसिंग एनी पॉइंट। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? इसको बस पैसिवली मत एंजॉय करो पॉपकॉर्न लेके, इसको आप इंटरनलाइज करो, पॉज करो, समझो चीज को, या फिर नोट डाउन करो कि ये मुझे अपने पर्सनैलिटी में चाहिए कि मैं जब भी किसी से बात करूं तो सामने वाले को लगे कि भाई ये तो कुछ क्रेजी ही इंसान है। ये चीज आप आंसर राइटिंग के पहले अपने डेली लाइफ में उतारने का कोशिश करो। आप जब भी किसी से बात करो तो बात में आपका आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होना चाहिए कि मैं उतना ही नेसेसरी चीजें बोलूं। ये तो बहुत सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज में ने भी बोल के गए हैं कि कम बोला करो, उतना ही बोला करो जितना जरूरी है। अगर आप अननेसेसरी बातें करते हो लाइफ में तो आपका वो आंसर राइटिंग में दिख जाएगा। आपका कॉपी चेक करेगा 50 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है, कोई प्रोफेसर, ठीक है, जो आपका 10 लाइन पढ़ के ही समझ लेंगे कि ये इंसान का पर्सनैलिटी कैसा है। बिकॉज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर डिफरेंस बिटवीन अ जॉब लाइक एन इंजीनियर एंड अ जॉब लाइक एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं फॉर आवर कंट्री कि हम कुछ ऐसे फ्लॉज हो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल के फ्लॉज हो उनको हम ले लें। तो या तो आपको पता है कि भाई मेरे में ये फ्लॉज है, मैं इसको इंप्रूव कर लूं, या तो मैं कुछ और करूं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि एकदम परमानेंटली नहीं सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अगर आपको स्ट्रेस लेने में ही इशू है तो आप प्रीलिम्स नहीं कर पाओगे, एंड अगर आप प्रीलिम्स गलती से कर भी लेते हो एंड सिलेक्ट हो जाते हो तो एज ए आईएएस ऑफिसर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। तो या तो हम बिल्ड कर लेते हैं ना, 1 साल में हम अपने आप को ऐसे बिल्ड कर सकते हैं कि भाई मैं तो अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए रेडी हूँ। मुझे कुछ भी अनसर्टेनिटीज आए मैं कामली उसको कर सकता हूँ हैंडल। चीजों को हैंडल करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप चार दीवारी में बंद होकर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप बाहर निकलोगे, घर से 10 लोगों से मिलोगे, बाहर रहोगे, अकेले रहोगे, तो आपको वो चीजें हैंडल करने की एक स्किल डेवलप होगी, एक्सपीरियंस डेवलप होगी। तो दिस वाज व्हाट आई वाज वांटेड टू कन्वे। एंड जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है ना, जो कंटेंट और आंसर राइटिंग वाला पार्ट है, इसमें एक चीज मेक श्योर करो कि जो आपका कंटेंट है ना वही आप आंसर राइटिंग में लिख पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई चीज का अंडरस्टैंडिंग है तो आप आंसर में जाके वो चीज 7 मिनट में वहीं पे प्लान करके सोच के लिख दोगे। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड नियर टू इम्पॉसिबल। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हैं, उन्होंने सबने ऑलमोस्ट सेम बात बोली है कि मेरा जो कंटेंट था वो 100 था एंड मैं उससे 70% लिख के आई, मेरा फिर भी आंसर बहुत अच्छा हुआ बिकॉज मेरा कंटेंट बहुत अच्छा था। तो अगर आपका जो फाइनल नोट्स होगा, जो फाइनल शॉर्ट नोट्स होगा, जो फाइनल 1 पेजर होगा, वो पहला दिन नहीं होगा। पहला दिन आप कोई लेक्चर देखो, आप कोई बुक पढ़ो, आप कोई आर्टिकल पढ़ो, कोई नोट्स पढ़ो एंड उससे आप एक डिराइव करो। ठीक है, एक आपका बल्कि नोट्स होगा जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर इससे आप टेस्ट दो और फिर डिसाइड करो कि भाई मुझे इसमें से 1 2 3 4 पॉइंट रखनी है अपने शॉर्ट नोट में। इसको भी आप फर्दर क्रिस्प या ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट एक चीज माइंड में रखो कि आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा आप वही चीज आंसर में लिख सकते हो। ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है कि आपका कंटेंट में वो चीज नहीं लिखी हुई है, आपका फाइनल शॉर्ट नोट्स में वो चीज नहीं लिखी हुई है और आप एग्जाम हॉल में जाके 7 मिनट में सोच के वो आंसर लिख सकते हो। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थॉट दैट आई वांट टू लीव यू विद। एंड इसके बारे में बात करना भी फुलिश है, इसको साइड में रखते हैं, पहले प्रीलिम्स और मेंस पे फोकस करते हैं। और जिनका अभी मतलब जो ऑलरेडी साइकिल में है, जिनका फाउंडेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, जिनको 2027 में मेंस देना है, वो मेंस में इस चीज में फोकस करो कि अगर कोई GS4 फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, GS4 का सिलेबस का जो पहला टॉपिक है हम पहले उसका लेक्चर देखेंगे या नोट्स पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, फिर उसका एक हम अंडरस्टैंडिंग का नोट्स डेवलप करेंगे, फिर हम कोई आंसर लिखेंगे, PYQ लिखेंगे और फिर हम इसका एक फाइनल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कि मुझे इस आंसर में अगर ये सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो मैं ये इंट्रो लिखूंगा, ये बॉडी लिखूंगा, ये कंक्लूजन लिखूंगा एंड फिर मैं इसको बार बार मॉक देके इसी टॉपिक पे दूसरे क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करूंगा एंड फिर वो बनेगा मेरा फाइनल नोट्स जो कि मैं D-Day पे एग्जाम पे लिख के आ पाऊंगा। This is something you should take away from this video, and do like the video if you like the concept of this video. I will try to make these types of video every Sunday and बाकी तो मैं daily target tracking कर ही रहा हूँ। So yeah, that is it for the day. Keep smiling.